आदरणीय मंच और इस सभागार में उपस्थित हमारे अतिथिगण, और ये वो क्षण है जब हम विश्वरंग मानद अलंकरण 2023 से भारतीय भाषाओं के रचनाकारों को यहाँ विभूषित करेंगे। और उसके पहले एक बात मैं कहना चाहूँगा। यूँ तो हम लोग बहुत सारी बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे शमशेर बहादुर सिंह की एक पंक्ति याद आती है, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी बात ही। तो जो हम कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे, उसका लेखा जोखा तो समय बताएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो कुछ भी हिंदी के और भारतीय भाषाओं के अनुष्ठान में हम अपनी आहुति प्रस्तुत कर सकें, और जितना संभव है मुझे लगता है कि वही बात होगी जो बोलेगी। हमारे साहित्यिक जगत में भारतीय भाषाओं और बोलियों के लेखन को और उन्हें रचने वाले सर्जकों ने जो काम किया है, उसे रेखांकित करने की कोई बहुत गहरी सोच दिखाई नहीं देती है। एक से अधिक भारतीय भाषाओं में साहित्यिक आवाजाही का जो सवाल है, वो हम सबके सामने हमेशा बना रहता है। कुछ अन्य संस्थाएं हैं जो हिंदी को लेकर काम कर रही हैं, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं में किए जा रहे कामकाज को लेकर, चाहे वो अनुवाद का कार्य हो, संपादन का कार्य हो, प्रकाशन का काम हो, या फिर एक से अधिक भाषाओं में सृजन करने वाले रचनाकारों के समुचित रेखांकन का काम हो, ये परंपरा कुछ क्षीण, कुछ अपर्याप्त दिखाई देती है। विश्वरंग मानद अलंकरण इसी अपर्याप्तता को दूर करने का हमारा एक विनम्र प्रयास है, जिसे लेकर हम बहुत आशान्वित हैं। ये मानद अलंकरण भारतीय भाषाओं में लिखे जा रहे साहित्य को न केवल रेखांकित करने का उपक्रम है, बल्कि यह प्रयास भी है कि विभिन्न भारतीय भाषाओं का साहित्य अलग अलग भाषाओं के पाठकों तक पहुँचे। हमारे इस मानद अलंकरण में हमारे मंच में जितने अतिथि हैं, जितने विद्वान हैं, उनके अलावा डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी विशेष रूप से उपस्थित हैं, क्योंकि वो उस धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस धारा के लेखकों का यहाँ सम्मान होना है। इस बार ये आयोजन हमने रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के परिसर में क्यों किया? इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका एक बिंदु जो मुझे समझ में आता है कि मनुष्य मात्र पंच महाभूतों से बना हुआ है। यहाँ आप देखिए, आपको आकाश भी दिखाई देगा, धरती भी दिखाई देगी, जल भी मिलेगा, वायु भी मिलेगी, अग्नि मिलेगी। तो प्रकृति का ये जो पूरा का पूरा संसार है, ये पूरी कायनात है, वो इस विश्वविद्यालय के परिसर में प्रकृति के रूप में उपलब्ध है। हमने सोचा कि ये आयोजन हम यहाँ करें। एक और बात, यूँ तो हम पंच महाभूतों की बात करते हैं, लेकिन एक रूपक के माध्यम से ही सही, डॉक्टर धनंजय वर्मा रूपक के उस्ताद माने जाते हैं। तो एक बात और है कि जो हमारे एक मित्र हैं ओम भारती, जिनका कविता संग्रह प्रकाशित है और उसका शीर्षक है छठवां तत्व। पंच महाभूतों के अलावा ये जो छठवां तत्व है, जो विद्या और बुद्धि का है, वो लेखकों और कलाकारों में उपस्थित होता है। तो ये सम्मान मेरे ख्याल से उस छठवें तत्व का विशेष रूप से है, जो उन्होंने अपनी अपनी भाषाओं में शिखर काम किया। आज इस कार्यक्रम में हमने हिंदी के अकारादि क्रम को केंद्र में रखते हुए पुरस्कार वितरित करने का एक अवधारणा पर काम किया है। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ तेलुगु के वरिष्ठ रचनाकार कोलाकलूरी इनोक को, जो साहित्य में सामाजिक विचारक माने जाते हैं। वे
दलित समुदाय से आते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने चांसलर की भूमिका भी निभाई है और वाइस चांसलर की भी। भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार उन्हें प्राप्त है। इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उनके खाते में है। उनके उपन्यासों में सौभाग्यवती, सौंदर्यवती, इरुलालू विरुलू, इसके अलावा बच्चों के लिए साहित्य है, कहानियाँ हैं, कविताएं हैं। बड़ा वृहद काम उन्होंने किया है। तो सबसे पहले उन्हें यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। अब मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ डॉक्टर जानकी प्रसाद शर्मा को। वे हिंदी और उर्दू के दुआब के एक दुर्लभ पुल की तरह हैं। हिंदी और उर्दू के विख्यात आलोचक के रूप में उनकी छवि है। उन्होंने उर्दू अदब के सरोकार और उर्दू साहित्य की परंपरा जैसी महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। लगभग पिछले 5 दशकों से लगातार हिंदी और उर्दू के बीच एक मजबूत सेतु की तरह अपना काम गंभीर खामोशी से करते चले आ रहे हैं। उन्होंने उर्दू की महत्वपूर्ण कृतियों के साथ हिंदी भाषा, शब्द और साहित्य को समृद्ध किया है। हिंदुस्तान की इन दोनों भाषाओं में उनकी आवाजाही लगातार बनी हुई है। उन्होंने उर्दू में भी लिखा है और हिंदी में तो उन्होंने लिखा ही है। संपादन उनका एक विशिष्ट इलाका रहा है और उन्होंने मजाज, इस्मत चुगताई, मंटो, साहिर, इन तमाम लोगों के ऊपर स्वतंत्र रूप से किताबें संपादित की हैं, पत्रिकाएं निकाली हैं। हम सभी उनका सम्मान करते हुए गर्व का अनुभव करते हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ डॉक्टर धनंजय वर्मा, जो हमारे समय के सबसे विरल साधक आलोचक हैं। निराला के ऊपर पहली किताब उनकी लिखी हुई है। उसके अलावा निराला काव्य पुनर्मूल्यांकन, परम अभिव्यक्ति की खोज जैसी महत्वपूर्ण किताबों को रचने वाले डॉक्टर धनंजय वर्मा निराला और मुक्तिबोध की परंपरा को न केवल समझते हैं बल्कि उसका परिष्कार भी करते हैं। वे निराला के बाद मुक्तिबोध के सबसे अधिक नज़दीक हैं। आधुनिकता किस समावेशन को करती है, किसका बहिष्करण, ये समझने के लिए धनंजय वर्मा की एक कृति पढ़ना ही काफ़ी है। इस कृति का अनुमान है समावेशी आधुनिकता। उनकी किताब आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय पाताल से आकाश तक की मनुष्यता विषयक समस्याओं को रेखांकित करती है। वर्तमान समय में जब आलोचना को निंदा का ही पर्याय मान लिया गया हो, तब वे आलोचना की ज़रूरत जैसी किताब लिखते हैं। हिंदी कहानी का रचना शास्त्र और हिंदी कहानी का सफ़रनामा डॉक्टर धनंजय वर्मा की गद्य की बारीकियों की एक उत्कृष्ट किताब है। इसके अलावा आधुनिक कवि विमर्श जैसी महत्वपूर्ण विचारणा की किताब भी वे पाठकों के सामने लाते हैं। अपने जीवन में 32 से अधिक किताबें आलोचना की लिखने वाले डॉक्टर धनंजय वर्मा को सम्मान करते हुए हम गौरव का अनुभव करते हैं।
इसके उपरांत मैं श्री मनोरंजन व्यापारी जी को आमंत्रित कर रहा हूं सम्मान के लिए। वे करुणा के सहयात्री हैं। मनोरंजन व्यापारी सड़क से साहित्य के शिखर तक पहुंचने की अनूठी सृजनात्मक मिसाल हैं। वे बहुत आशा भरे लेखक और कहते हैं कि अभी मेरा सर्वश्रेष्ठ लेखन बाकी है, उसके बाद कलम को आराम दूंगा। विभाजन के उपरांत तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में पैदा होने वाले शरणार्थी के तौर पर भारत आने वाले और इसके पश्चात अनेक शरणार्थी शिविरों में रहना, होटलों में बर्तन धोना और लगभग 26 महीने जेल में काटना और 2 जून की रोटी के लिए रिक्शा चलाना, ये उनकी जिजीविषा का अमोल उदाहरण है। देश के विभाजन के लगभग 6 साल बाद 1953 में मनोरंजन व्यापारी अपने परिवार के साथ बांकुड़ा स्थित शरणार्थी शिविर में पहुंचे थे। जब दंडकारण्य जाने का निर्देश आया तो उनके संघर्ष का गंभीर सिलसिला भी यहीं से शुरू होता है। छब्बीस महीने जो जेल में रहे, उनका एक ही अपराध था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे और पुलिस ने उन्हें इसलिए कि उन्हें किसी न किसी को जेल में डालना था और ऐसे बहुत सारे लोगों को जेल में डालने के बहाने ढूंढे जा रहे थे, तो उनके ऊपर जो धाराएं लगाई गई थी, उन धाराओं में ये प्रावधान था कि कम से कम 10 साल की सज़ा तो होनी ही है और इसके अलावा जो एक बार जेल जाता है और उनकी तरफ से वकालत करने वाला कोई नहीं था। और वहीं उन्होंने अपनी जीवन की पढ़ाई शुरू की। का खा गा घा ये वहीं से सीखा और उसके बाद जब वे जेल से बाहर आए तो उन्होंने रिक्शा चलाने का काम किया और एक ही शब्द लेके जेल से आए थे, जिजीविषा। और वे उस जिजीविषा का अर्थ तमाम लोगों से कलकत्ता की सड़कों पर पूछते रहे। सौभाग्य से महाश्वेता देवी मिली जो इनके रिक्शे पर यात्रा कर रही थी और ये अर्थ उन्होंने महाश्वेता जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की तमन्ना, जी भर के जियो और जो संघर्ष आपने अब तक उठाए हैं उनकी एक कथा मेरी पत्रिका में लिखो। और जो सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद जो व्यक्ति सामने आया वो मनोरंजन व्यापारी हैं। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ श्री महादेव टोप्पो को और इस बार हमने कविता के आदिम सुर का चयन किया है, यानी कि आदिवासी भाषाओं को इस तरह के सम्मान नहीं दिए जाते या कम ही दिए जाते हैं। वे कुडुख भाषा में लिखते हैं और इसके साथ हिंदी में भी उनका रचना संसार है। महादेव टोप्पो ने हाशिए की पीड़ा को समझते हुए झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाई है। जंगल पहाड़ के पाठ नामक अपनी कविता संग्रह में अपने समय की कठिनाइयों से मुठभेड़ किया है। कुडुख में उनका लेखन आदिवासियों और पाठकों को जागरूक करता चला आ रहा है। उनके नाटक बुधु भक्तन इसन रहदस, यानी कि बुधु भगत कहाँ हैं या यहाँ हैं, और सिनगी दई बर आ लगी, सिनगी दीदी आ रही है, इस तरह के बहुत सारे नाटक जो सीधे अपनी भाषा के लोगों से संवाद करते हैं, उन्हें एक तरह से शिक्षित करते हैं, वो इस तरह की रचनाएं लिखते हैं। उनकी रचनाओं का अनुवाद मराठी, तेलुगु, संस्कृत, संथाली, असमिया, बांग्ला और भारतीय भाषाओं के अलावा जर्मन और अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषाओं में हो चुका है। उनकी यह अवधारणा कि अगर इस सृष्टि को, इस प्रकृति को बचाना है, जब तक आप आदिम मनुष्य यानी कि आदिवासियों की जो सोच है
जल, जंगल और ज़मीन को बचाने की, तब तक आप अपने उद्देश्य को नहीं पा सकते जब तक उनकी इस चेतना और अवधारणा से आपका मेल नहीं होता। हमने मराठी से वसंत अबा ढाके जी का चयन किया था इस सम्मान के लिए, लेकिन उनकी पत्नी अस्वस्थ हो गई और उन्हें ऑपरेशन टेबल पे जाना पड़ा, इसलिए वो नहीं आ पाए हैं। अब इसके बाद मैं उड़िया और अंग्रेजी की प्रख्यात लेखिका सुजाता चौधरी को आमंत्रित कर रहा हूँ। उनके बारे में हमारा कथन है, तृणमूल से जन्मी आवाज़। सुधा चौधरी एक गहन और सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक संवाद और सजग वार्तालाप का पर्याय हैं। उन्हें लोकतंत्र और तंत्र लोक के भेद का बोध है। वे द्विभाषी नहीं, बहुभाषी अर्थों में लेखन को, जीवन को और समाज को समझने वाली समर्थ कवित्री हैं। वे भारतीय भाषा उड़िया और विदेशी भाषा अंग्रेजी में लेखन करने वाली एक बहुत ही संवेदनशील लेखिका हैं, और ये आश्चर्य है कि उनका जन्म से वो तेलुगु भाषी हैं, लेकिन साहित्य में उन्होंने अंग्रेजी और उड़िया में काम किया है। वे भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित हैं। इन मानद अलंकरणों से हमने वरिष्ठ रचनाकारों को विभूषित नहीं किया है, बल्कि उससे अधिक रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, उनके चांसलर और यहाँ की टीम गौरवान्वित हुई है। हमने कहा था कि बात बोलेगी हम नहीं, तो जो बात है वो उनके रचे में है। हमने एक विनयशील उपक्रम किया है कि उन्हें सम्मानित कर सकें। इसके साथ ही मानद अलंकरण का यह अंक 2023 का जो है यहाँ समाप्त होता है। 2024 में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और हम आप सबका भी अभिनंदन करते हैं।